हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक साहू है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5th इन नीट यूजी 2021। नीट की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा, कई सारे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोगों के लिए एक डरावना सब्जेक्ट भी है ना। सो वेल, यस, यू आर करेक्ट। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट फिज़िक्स। सो फिज़िक्स देखा जाए, फिज़िक्स आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेमोरी पार्ट सबसे कम है। सबसे पहला पॉइंट, मतलब बायो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग फिज़िक्स में मेमोरी पार्ट कंपैरेटिवली कम है। हालांकि थोड़ा बहुत तो है ही, एग्जांपल्स हैं या फिर कोई फॉर्मूला है, टफ फॉर्मूला जिसका यूज़ कंटिन्यूसली होता है, जिसे ईजिली ड्राइव नहीं किया जा सकता। और सो देयरफॉर फिज़िक्स के लिए मेमोरी पार्ट कम है, सबसे पहला पॉइंट। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे, फ़िज़िक्स ऐसा है जिसे आपने देखा होगा, नीट 2021 का फिज़िक्स का पेपर लेंदी था और पेपर ओवरऑल इजी था। बायो का और केमिस्ट्री का तो काफ़ी इजी था, बट फिज़िक्स थोड़ा सा लेंदी होने के कारण पूरा पेपर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का इफेक्टेड रहा उस फिज़िक्स के कारण, इस वजह से। सो मैं ये कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि फ़िज़िक्स लेंदी आया था, फ़िज़िक्स हर साल टफ़ आता है। ऐसा नहीं है, फ़िज़िक्स हर साल टफ़ नहीं आता। और मैं ये कहूँगा कि फ़िज़िक्स टफ़ होता नहीं है। सो आप मेंटली ये ना बनाएं अपने अंदर कि नहीं फ़िज़िक्स टफ़ है, हमें नहीं आएगा, किसी से नहीं बनता तो हमसे भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। सो आप खुद सोचें, सीखने की कोशिश करें। फ़िज़िक्स में क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, सीखने के लिए होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब फिज़िक्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11th में अगर स्टार्ट करें, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में जो बेसिक सिखाया जाता है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करें। अगर आपको स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखें। वेक्टर सिखाया जा रहा है तो उसे अच्छे से सीखें। काइनेमेटिक्स का पोर्शन है तो आप उसे सीखें, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करें, उसको बहुत मास्टर करें। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि नहीं हम जल्दी से कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी 11th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं है, इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िक्स को स्टार्टिंग में स्लो लेने की ज़रूरत है, बहुत स्लो लेने की ज़रूरत है और आराम से लेने की ज़रूरत है। यही गलती करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। और कोचिंग में भी क्या होता है ना, थोड़ा फास्ट चलता है, बच्चे ग्रास्प भी नहीं कर पाते और वो आगे चला जाता है तो वो वीक होता चला जाता है। और जब स्टार्टिंग में पकड़ छूट जाती है, लास्ट तक उसका असर रहता है, एग्ज़ाम डे तक रहता है और इसलिए लास्ट तक फिज़िक्स से डरते ही रहते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि फिज़िक्स को सही करने का तरीका है कि आप उसकी स्टार्टिंग को सही करें। हम हालांकि इस पर भी बात करेंगे कि अगर आपकी स्टार्टिंग ख़राब हो गई है तो उसको कैसे सुधारेंगे। वेल, सो आपको स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी प्रिपरेशन के दौरान फ़िज़िक्स, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम फ़िज़िक्स में गया। इसके पीछे का ये रीज़न नहीं है कि मुझे बनता नहीं था इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम फ़िज़िक्स को दिया। इसके पीछे का रीज़न है कि मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, ज़्यादा मज़ा आता था क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में या फिर सीखने में। कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है या कोई अच्छी सिचुएशन है उसके ऊपर सोचने में कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या केसेस हो सकते हैं और क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है। और मेरे टीचर भी उसी टाइप के थे, काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन कराने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो देयरफॉर वो ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन का टाइम फिज़िक्स को ही जाता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ा बाकी पोर्शन पे भी ध्यान दें। सो फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे बहुत ध्यान देना होता है, आपको वे ऑफ अप्रोच पे बहुत ध्यान देना होता है, वे ऑफ थिंकिंग पे काफ़ी ध्यान देना होता है। मतलब आप जिस तरीके से, फिज़िक्स एक्चुअली क्या है, काफ़ी कुछ आप देखते भी हो, मतलब नेचर से ही काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जो आपके आसपास होता है कि हाँ कार चल रही है, बैलून है या प्रोजेक्टाइल है या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशनल है। सो आप थोड़ा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करेंगे तो तब आप इसको फील कर पाएंगे। एंड जब आप फिज़िक्स को फील कर पाएंगे देन आफ्टर आप इसकी सिंप्लिसिटी को फील कर पाएंगे। एंड जब आप इसकी सिंप्लिसिटी को फील कर लेंगे तो आपको ये टफ नहीं लगेगी। इट विल बी अ किक वॉक फॉर यू। मतलब आपको ये आसान लगेगी, आपको ये मज़ेदार लगेगी एंड आप अपना नीट क्रैक कर लेंगे फिज़िक्स का। सो मैं ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में स्लो रहें, जानबूझ के स्लो रहें। स्टार्टिंग में सीखें और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई करें, अप्रोच को डेवलप करें, अपने माइंड को डेवलप करें फिज़िक्स के लिए स्पेशली। और इस तरीके से आप स्टार्टिंग में स्लो रहेंगी, स्टार्टिंग का कंटेंट सीखेंगे, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर तक। मतलब मैकेनिक्स का पोर्शन अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि पूरी फिज़िक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मैकेनिक्स में ही आप इतने कॉन्सेप्ट सीख चुके होते हैं कि सिमिलर कॉन्सेप्ट वही आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मिलते हैं,
वही चीज़ें आपको मॉडर्न में मिलती हैं, वही चीज़ें आपको बाकी सारी जगह मिलती हैं। सो देयरफॉर मैकेनिक्स का पोर्शन, सिंस हम सबसे पहले मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं फिजिक्स में 11th में, सो देयरफॉर आपको उस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, उस पर काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। मैकेनिक्स के बाद हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है। वेव्स थोड़ा मैं आपको बता दूँ, वेव्स एक ऐसा टॉपिक है बहुत से बच्चों को फील ही नहीं आता। फील इसलिए नहीं आता क्योंकि वो दिखाई भी नहीं देता है, बस यही दिखाई देता है कि हाँ वेव है, बट ये है कि आप उसको ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं उस टॉपिक के, आप उसे ऊपर से लेवल से भी तैयार करेंगे तो काम चल जाएगा। सो इसलिए उसकी रिगार्डिंग ज़्यादा परेशान न रहें। मतलब जैसे अगर आपको वेव्स नहीं आ रही है तो आप ये ना सोचें कि नहीं मेरा वेव्स ख़राब है तो मेरा फिजिक्स भी ख़राब है, ऐसा नहीं है। किसी एक पोर्शन की वीक हो जाने से आप उस सब्जेक्ट को वीक ना मानें। जैसे आपका कोई कहीं और भी फिज़िक्स की बात छोड़ें, अगर हम केमिस्ट्री और बायो की बात करें, तो अगर आपका कोई पोर्शन ही वीक है तो आप उसकी वजह से उस पूरे सब्जेक्ट को वीक ना मानने लगे, या फिर किसी चैप्टर का कोई कंटेंट वीक है या फिर वो नहीं आता है तो आप ये ना सोचें कि वो चैप्टर ही मुझे नहीं आता है और उसको लेके आप परेशान होते रहें। ऐसा नहीं करना है। ये जस्ट आपके ब्रेन की जो पावर्स हैं उनका वेस्टेज हो जाएगा। नहीं तो आपने जो सीखा है बाकी उसको आप, इसका मतलब आप यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये समझें ना, ये देखें कि आपको बाकी तो आता ही है ना। सो अगर आप ये देखेंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, हाँ मुझे बाकी तो आता ही है, बस इतना सा नहीं आता है तो मैं इसे भी सीख लूँगा समय के साथ साथ। सो फिज़िक्स में प्रैक्टिसिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिस्टमेटिक प्रैक्टिसिंग। एंड उसके लिए अगर हम बुक्स की बात करते हैं, सिंस अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल हैं सो आप डेफिनेटली कोचिंग का मटेरियल पूरा कवर कर लें। फ़िज़िक्स में काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, ये एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, एक बुक खत्म होती है, एक बुक खत्म नहीं हुई वो दूसरे पे स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक चैप्टर से लगाया, फिर अगली बुक से भी वही चैप्टर लगाएंगे, फिर तीसरी बुक से भी वही चैप्टर लगाएंगे, तो एक ही चैप्टर में घूमते रहेंगे। मतलब एक ही चीज़ कर रहे हैं बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम करके आप उस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दे सकते हैं, है ना। सो अगर मैं फ़िज़िक्स के लिए कोई बुक रिकमेंड करूँ तो DC पांडे इज़ अ वेरी गुड बुक, मैंने भी उसे काफ़ी ट्राई किया है। SC वर्मा मैंने पूरी लगाई है, सो आप उसे ध्यान रख सकते हैं। SC वर्मा का आप हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स छोड़ भी सकते हैं, वो एज सच नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगा लें, वो काफ़ी अच्छा है SC वर्मा से। DC पांडे आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है नीट के लिए फ़िलहाल। एंड प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर तो बेसिकली तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो इन जनरल मैं कहूँ तो। सो अगर हम बात करें फर्दर फ़िज़िक्स में एक्चुअली थोड़ा सा आपको एडिशनल टाइम ज़्यादा देना होता है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाकी के दोनों उससे ज़्यादा। मेमोरी पार्ट कम है लेकिन फिर भी आपको काफ़ी टाइम देना होगा, प्रैक्टिसिंग में, सीखने में ध्यान देना होगा। अगर आपका फिज़िक्स वीक है तो आप रेगुलर बेसिस पे ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करें, रेगुलर बेसिस पे कम क्वेश्चंस लगाएं लेकिन उसे सीखें ज़्यादा। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो इन दिस वे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने हर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें। मतलब मैं ये कहूँगा, मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी में बात करूँ, सो अगर हम नीट की प्रिपरेशन को देखें तो हम 2 फेज़ में देख सकते हैं। सबसे पहला फेज़, जब आप अपने चैप्टर्स को सीख रहे होते हैं पहली बार, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा तो है नहीं, सो आप पहली बार चैप्टर को सीख रहे हैं, कोई नया टॉपिक है तो उसे सीख रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फर्स्ट फेज़ है वो लर्निंग फेज़ है, मतलब आप पहली बार उस चैप्टर के कंटेंट को डील कर रहे हैं, तो आप अपने हर टॉपिक को, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर ही लेंगे, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप कोशिश रखें कि आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक वीक ना रह जाए, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट सिलेबस, कि आपको अपना सिलेबस को अच्छा करना होगा। तो सबसे पहला फेज़ नीट की प्रिपरेशन का यही है कि आप अपने हर चैप्टर पे पकड़ बनाएं, आप हर चैप्टर पे कॉन्फिडेंस हो। आपको कोई चैप्टर पसंद नहीं है सो फिर भी आपको वो करना ही होगा, मतलब दैट इज़ जस्ट लाइक अ कंपल्शन, कि आपको इसे करना ही पड़ेगा फॉर नीट के लिए। आप छोड़ नहीं सकते, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, इस बार तो ऑप्शन भी दें, बट मैं ये कहूँगा कि किसी भी चैप्टर को छोड़ना बहुत रिस्की हो जाएगा नीट के हिसाब से, तो है ना। सो देयरफॉर ये नीट का फर्स्ट फेज़ है, और नीट का ये फर्स्ट फेज़ स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो इतना फास्ट जाते हैं इस फर्स्ट फेज़ में, मतलब इतना फास्ट सीखते हैं,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं, मतलब वो सिलेबस की कंप्लीशन की दौड़ में इतने आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है हम जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी हम बहुत आगे निकल जाएंगे, हम ऑल इंडिया रैंक 1 तक सिलेबस कंप्लीट जल्दी जल्दी करके ही पहुँच जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आप सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। अब मतलब आप जितना सीखेंगे आप उतना अच्छा बेटर करेंगे। भले ही आपको हो सकता है कि इस फर्स्ट फेज़ में टाइम ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो। बहुत सी कोचिंग में तो क्या होता है 4-5 महीने 6 महीने पहले ही खत्म हो जाता है। अच्छी बात है, ठीक है, वो अपना उनका एक शेड्यूल है, बट ये भी तो है क्या स्टूडेंट का खत्म हुआ है, कोचिंग का तो खत्म हो गया है, क्या स्टूडेंट सीख पाया है? ये भी है कि स्टूडेंट को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर तो आपको देना है ना, तो आपका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग में कंप्लीट हो गया वो बात अलग है। सो आपको सबसे पहला फेज़ का ध्यान रखना है, स्लो चलना है, टाइम पर। अगर आपके पास 3 महीने बच जाते हैं, अगर मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम के पहले अगर आपके पास 3 महीने भी बच जाते हैं, मतलब 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप फाइनली प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं नाउ, फर्स्ट फेज़ तो आपका लर्निंग फेज़ है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रेगुलर रहना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाना है। नोट्स में हम फिर कभी बात करेंगे, नोट्स एक बहुत डिटेल टॉपिक है, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट सेंस। सो मैं जल्दबाजी में नहीं बताना चाहूँगा, हम इस पर डिटेल्स में बात ज़रूर करेंगे। अगर हम नीट के सेकेंड फेज़ की बात करें, नीट की प्रिपरेशन, वो है आपके एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले वाला, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चलूँगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको मतलब आपको लगभग आता है, बट ये रहता है कि सिलेबस इतना बड़ा है नीट का कि हम एक साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दूसरी साइड से भूल जाते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है। मतलब आप अभी ये पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है, सो क्या पता आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन आप ना ट्राई कर पाएँ, या फिर आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन बनना बंद हो जाएँ। सो ये रहता है कि जब आप एक पोर्शन टच करते हैं तो दूसरे पोर्शन वीक होने लगता है। ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सेकंड फेज़ में, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप सब कुछ देख चुके हो, आपको सब कुछ पता है कि हाँ इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें हैं, बट ये रहता है कि उस समय रिवीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मतलब बट ये स्लोली डेवलप होती है, मतलब एब्रप्टली नहीं कर सकते कि हाँ अचानक से आपको इस कोने से लेकर उस कोने तक सब कुछ पता है, नहीं, ये अचानक से नहीं आने वाला है। ये स्लोली चीज़ें डेवलप होती हैं, और इस चीज़ को डेवलप कराने में आपके मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। अब ये मॉक टेस्ट कैसे हेल्प करते हैं मैं बता देता हूँ। जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी प्रेजेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, और आपने एक मॉक टेस्ट ट्राई किया, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आपको बहुत सी चीज़ें नहीं बनी जो आपने पढ़ रखी थी लेकिन आपको नहीं बनी, फिर आप जाके देखोगे उस जगह कि मैंने पढ़ रखी थी फिर मुझसे कैसे नहीं बनी, मतलब आपको लगेगा कि जब मैंने पढ़ रखा था फिर क्यों नहीं बना। फिर आप वहाँ पे जाके देखोगे, आप उतना पोर्शन रिवाइज कर लोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा मैंने इतना सीख लिया। मतलब आप मॉक टेस्ट के बेसिस पे खुद को एनालाइज करें कि हमें क्या भूल रहा है। आप ऐसे बैठ के सोचने से याद नहीं होगा कि हमको क्या पता है क्या नहीं पता, ऐसे नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें कि मुझे क्या मैं भूल चुका हूँ, क्या मेरा वीक पॉइंट रह गया है, क्या मेरा चैप्टर मैं भूल चुका हूँ। सो उसके बेसिस पे आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो धीरे धीरे मॉक टेस्ट देते जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं रेगुलर मॉक टेस्ट देता था, मतलब रेगुलर संडे को मैं 2 दे देता था, थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता था संडे को फ्री, देयरफॉर। सो उससे क्या होता था, मैं डिटेल में पहले खुद को एवेल्यूएट करता था, एनालाइज करता था, स्ट्रैटेजी बनाता था कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा वीक रह गया है, इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो इस चैप्टर को नोट से रिवाइज करना है, या यहाँ से देखना है, या यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ पहले से की हुई थी उसको मैं दोबारा से कर लूँ। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको कौन बताने वाला है, आपका मॉक टेस्ट और आपका एनालिसिस। मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस इन सेकेंड फेज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 दिन में एक दे सकते हैं, आप 3 दिन में भी एक दे सकते हैं। अगर आप वीकली 3 दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। वीकली 2 दे रहे हैं स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम है, मतलब वीकली 3 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी दे सकते हैं। बट मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया कि हाँ बोला गया था तो दे दिया, ऐसा नहीं है। उसका डिटेल एनालिसिस, उस एनालिसिस जो आप सीखेंगे कि हाँ अब आगे की स्ट्रेटजी क्या है, वो मतलब आगे की स्ट्रेटजी आपका मॉक टेस्ट डिसाइड करेगा। मतलब आपको खुद से नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूँ, आपका मॉक टेस्ट की एनालिसिस ही आपको बताने वाली है कि आपको अब क्या करना है, कैसे क्या करना है। सो इस तरीके से जब आप करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे भी पहले ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में,
6:20 से 6:30, फिर धीरे धीरे मैं एनालिसिस करता गया, सारे वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करता चला गया। मॉक टेस्ट से मुझे पता चलता चला गया, अच्छा मैं ये भूल जाता हूँ या फिर ऐसी चीज़ें याद नहीं होती। मॉक टेस्ट देते देते ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक एनालिसिस बुक बनाई थी, नोटबुक, मतलब जो भी मैं मॉक टेस्ट देता था उसका मैं डिटेल एनालिसिस लिख देता था। मतलब जो भी मुझे उस मॉक टेस्ट से नहीं बना वो मैंने उस एनालिसिस नोटबुक में लिखा हुआ था। मैं उसे पीरियडिकली रिवाइज़ कर लेता था सुबह, या फिर कभी संडे को मैं उसे पूरा देख लेता था कि अच्छा। सो उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है उस चीज़ की। सो मॉक टेस्ट देना सेकंड फेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरीके से आप प्रिपेयर होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, नीट केवल ये नहीं है कि आपने पढ़ा, प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट ट्राई किए और आप पेपर देने पहुँचे और आपका हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं है नीट। फ़िलहाल नीट का अगर हम बात करें इस साल की, मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट बता दूं, नॉट ओनली फॉर नीट बट ऑल्सो फॉर योर लाइफ, कि ज़रूरी नहीं आप जो प्लान करें वो प्लान सक्सेसफुल हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने अगर कोई चीज़ प्लान की कि हाँ इस तरीके से होगा, या फिर आप कोई मंथली प्लान बना रहे हैं कि हाँ इस मंथ में ये हिस्सा कंप्लीट कर लूँगा, अगले मंथ इतना हिस्सा कंप्लीट कर लूँगा। हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे आप वो कंप्लीट ही ना कर पाएँ अपना टास्क। सो मैं ये कहूँगा कि आप अननोन के लिए तैयार रहें। एक्चुअली मैंने ये चीज़ नीट के पेपर से ही सीखी। मैं प्लान करके गया था कि हाँ मैं 1 घंटे के अंदर केमिस्ट्री बायो कर लूँगा, 1 घंटे मेरा फिज़िक्स हो जाएगा, फिर मेरे पास 1 घंटा बच जाएगा जिसमें मैं सारी चीज़ें रिव्यू करके अपनी बबलिंग कर लूँगा। बट एक्चुअली क्या हुआ ना, पेपर लेंदी होने के कारण पूरा प्लान बिगड़ गया। अब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में मैं आ गया ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है आगे के लिए, मेरे सारे प्लान्स ख़त्म हो चुके हैं, टाइम कम है। सो आपको ये सीखना होगा, और ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते। एक दिन में आप अननोन चीज़ों को डील करना नहीं सीख सकते, ये आपको रेगुलर बेसिस पे भी सीखना होगा। मतलब आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि अगर कभी आपका टास्क छूट जाए या आप गोल ना कंप्लीट कर पाओ अपने रेगुलर बेसिस पे, तो आप उसे कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को। तो ये जो सिचुएशन हैंडलिंग की ये जो मेंटल स्थिति होगी आपकी, वो आपको काफ़ी हेल्प दिलाएगी। मतलब अगर आपको कम भी पता है, बट जितना पता है आप उतना करके आ जाएंगे पेपर में, अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। अगर किसी को ज़्यादा पता भी है, जिसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है, लेकिन वो अननोन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, अगर पेपर लेंदी हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, वो अटक गया, अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया और पेपर के दौरान उसने अपना पूरा पेपर ख़राब कर लिया, इंस्पाइट वो डिज़र्व करता था कि वो और अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसको सब कुछ पता था, सारी नॉलेज थी। सो मैं ये कहूँगा कि नीट केवल ये नहीं है कि आपने सीखा, प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट लगाया, आपने पेपर देने चले गए, ऐसा नहीं है। आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा, आपको मेंटली खुद को बनाना होगा कि आप अननोन को भी डील कर लें सही टाइम पे। मतलब इसके लिए आपको चाहिए आप मेडिटेशन करें। मैं 9th क्लास से मेडिटेशन करता हूँ, और मेडिटेशन की आदत मुझे नवोदय ने दी, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेट थैंकफुल टू नवोदय कि उसने इतनी अच्छी हैबिट मुझ में ही नहीं, सबको नवोदय प्रोवाइड कराता है। नवोदय में रेगुलर पीटी होती है सुबह, आप सबको पता भी होगा, बहुत से नवोदय के भी होंगे आप लोग। सो पीटी होती थी। सो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ कि मैं नवोदय से निकलने के बाद भी आज भी मैं रेगुलर योगा एक्सरसाइज में उठने के बाद आधा घंटा मैं देता ही हूँ। सो वो एक टाइप का आपको मेंटली काम कूल बनाता है। इससे आप टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं। यही एक रीज़न था कि पेपर में इतनी ज़्यादा लेंदी, थोड़ा सा लेंदी होने के बाद भी मैं पेपर को संभाल पाया। सो मैं यही कहूँगा कि आप कुछ अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें अपने पास, मतलब कुछ अच्छी हैबिट्स आप डेवलप करें, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रियली स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, नॉट ओनली फॉर नीट एस्पिरेंट बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी एज स्टूडेंट्स क्यों, हर एज ग्रुप के पीपल्स को, पर्सनस को योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लेके आना चाहिए, ताकि वो जिस भी फील्ड में हो वो अपना बेस्ट दे सकें। सो दिस इज़ सो वेल डियर माई फ्रेंड्स, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा फॉर द नीट यूजी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। मेरी सक्सेस में मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसे ही टीचर्स आप तक भी पहुंच सकते हैं और आप भी मेरे ही जितना सक्सेसफुल हो सकते हैं ऑन इस2ऑन। इस2ऑन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वही टीचर्स पढ़ाते हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की है, एंड आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अगली बारी आपकी है।
ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।